नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे हमारा अधिगम वाला पार्ट, लर्निंग वाला पार्ट, और लर्निंग वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करते करते पहुंच चुके थे। अधिगम वक्र हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उस टॉपिक का नाम है हमारा अधिगम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत। अगर हम लोग बात करें अधिगम के सिद्धांतों की, तो अधिगम का जो सबसे पहला सिद्धांत है वो सिद्धांत दिया गया था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने, जिसको हम बोलते हैं E.L. थॉर्नडाइक। सबसे पहला जो अधिगम का सिद्धांत दिया गया था वो किसने दिया था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था या E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। इनका जो जन्म होता है वो 31 अगस्त 1874 को और इनकी मृत्यु 9 अगस्त 1949 को अमेरिका में होती है। इसे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी जाती है। कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे, इसलिए इसको किसकी संज्ञा दी जाती है? इसलिए इसको अमेरिकन मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी जाती है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि थॉर्नडाइक का संबंध है अमेरिका से, रूस से, जर्मनी से और जापान से, तो थॉर्नडाइक का कहाँ से संबंध है? थॉर्नडाइक का संबंध है अमेरिका से। अगर हम इनकी बात करें, थॉर्नडाइक की जो पहचान होती है वो मुख्य रूप से किस रूप में होती है, या इनको किस रूप में जाना जाता है, या इनकी पहचान का कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है, या ऐसा कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने जिसके कारण इनको जाना जाता है। अगर हम लोग बात करें थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक को हम शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी मानते हैं हम इनको। सबसे ज्यादा जो इनकी व्याख्या होती है वो होती है प्रभाव के नियम के कारण। इनकी जो पहचान होती है वो कौन से नियम के कारण होती है? वो होती है प्रभाव के नियम के कारण। प्रभाव के नियम के कारण, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसके कारण थॉर्नडाइक की पहचान होती है? तो कौन सा सिद्धांत है? प्रभाव के नियम का सिद्धांत है। अगर हम लोग बात करें थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक ने 1913 में एजुकेशन साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले अधिगम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? अधिगम सिद्धांत प्रस्तुत किया था 1913 में, जो एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। ये पहले मनोवैज्ञानिक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले किस पर प्रयोग किया? पशुओं पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया इन्होंने? सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? वो थे थॉर्नडाइक। अगर हम लोग बात करें थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत की, तो जो थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत है वो क्या क्या इसके उपनाम है? इसे हम चयन व संबंधन का सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं इसको हम चयन व संबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इसको हम अधिगम का बंध सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम का बंध सिद्धांत कहते हैं हम इसको हम भूल व प्रयत्न का सिद्धांत कहते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। इसको हम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। इसको हम संबंधवाद का सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसे हम SR थ्योरी कहते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं इसको हम। इसे हम गलती सुधार का सिद्धांत कहते हैं, और इसे हम अभ्यास द्वारा सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। ये विभिन्न इसके उपनाम हैं। चयन एवं संबंधन का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, भूल व प्रयत्न का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, SR थ्योरी या स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, या गलती सुधार का सिद्धांत, या अभ्यास द्वारा सीखने का सिद्धांत। ये इस सिद्धांत के विभिन्न उपनाम हैं। अगर हम लोग बात करें थॉर्नडाइक के सिद्धांत की, तो थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था उस प्रयोग का आधार था भूखी बिल्ली। किस पर प्रयोग किया था उन्होंने? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था।
कई बार ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि बिल्ली और भूखी बिल्ली, तो हमें कौन सा चूज करना है? हमें चूज करना है भूखी बिल्ली पर। उन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया जो कि भूखी थी। अगर बिल्ली भूखी होगी तभी तो वो भोजन के लिए जाएगी ना। अगर आपके पास कुछ चीज है और आपसे कुछ किसी को आपसे कोई ये बोले कि बेटा वो चीज लेके आओ, तो आप तो बोलोगे कि नहीं जी, बोला वो चीज मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो वो चीज पहले से ही है। तो बिल्ली कैसी थी? बिल्ली भूखी थी, इसलिए इनके प्रयोग का आधार क्या है? भूखी बिल्ली है। इसमें उद्दीपक कौन सा था? इसमें उद्दीपक था मछली का टुकड़ा। इसका प्रेरक कौन था? जो उसको काम करने के लिए धक्का दे रहा है। प्रेरक था उस भोजन के टुकड़े की गंध। मैंने बताया था ना आपको कि हमें भूख लग रही है और भूख लगते समय अगर हम लोग हलवाई की दुकान से गुजर के चले जाते हैं तो उस भूख में कुछ ज्यादा प्रबलता हो जाती है। तो भूख को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मछली की गंध। और चालक क्या है? ड्राइव क्या है? भूख है। इन्होंने प्रयोग कैसे किया? उन्होंने बिल्ली ली और उस बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया। किस में बंद कर दिया? बॉक्स में बंद कर दिया, एक पिंजरे में बंद कर दिया। उस बॉक्स का क्या नाम था? पजल बॉक्स। क्या नाम था? पजल बॉक्स या उलझन पेटिका। किया क्या? इस बिल्ली को इसमें बंद कर दिया और इसमें केवल एक रास्ता था, उसी रास्ते के द्वारा वह बिल्ली बाहर आ सकती थी। इस रास्ते का संबंध एक छोटी सी उससे था, परत से था, जिसके ऊपर पैर गिरते ही ये रास्ता ओपन हो जाता था और वापस वो होते ही ये रास्ता बंद हो जाता था। तो इसका संबंध किससे था? पैर उसके, वो होता है ना जो हम चूहे पकड़ने वाली वो नहीं देखते, उस पे जैसे ही चूहा उसके ऊपर, जब हम भोजन अंदर रखे हुए रहते, जैसे अंदर चला जाता है भोजन को, जब वो छूता है तो तुरंत बंद हो जाता है। तो वो एकदम से बंद हो जाता और जैसे ही इसके ऊपर पैर गिरता वो वापस से खुल जाता। इन्होंने प्रयोग कैसे किया? एक भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में इन्होंने बंद कर दिया। बिल्ली क्या थी? भूखी थी। भूखी बिल्ली को बंद कर दिया, इसको भूख लग रही थी और उन्होंने क्या किया कि बाहर भोजन का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा रख दिया। जैसे ही उस बिल्ली को, भूखी बिल्ली को उस भोजन के टुकड़े की गंध प्राप्त हुई तो उस बिल्ली में उत्तेजना ज्यादा हो गई। क्या हो गई? उत्तेजना ज्यादा हो गई और वह बिल्ली भोजन को प्राप्त करने की कोशिश करने लगी, प्रयत्न करने लगी। अब हुआ क्या? उस बिल्ली को तो बंद कर रखा था, बाहर आने का रास्ता था नहीं, तो बार बार बिल्ली क्या करने लग गई? इस पिंजरे में उछल कूद करने लग गई। बार बार उछल कूद करे। एक बार हुआ क्या? उसका एक पैर बाई चांस उस बिंदु पर गिर गया और जैसे ही उस पॉइंट पे गिरा और गेट खुल गया और तुरंत बिल्ली जाकर के भोजन को प्राप्त कर ली। तो उद्दीपक का अनुक्रिया हो गई है। किसी उद्दीपक को चालक ने प्राप्त कर लिया तो उद्दीपक का चालक के साथ में क्या बन गया? संयोग बन गया, संबंध बन गया। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम संयोजनवाद का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत कहेंगे। उस बिल्ली ने भोजन प्राप्त कर लिया, वापस 2-3 घंटे तक बिल्ली भोजन इतना खाई कि सो गई। फिर भाई साहब थोंडोइक बड़े तेज थे, सोई हुई बिल्ली को उठा करके वापस कहाँ रख दिया? पिंजरे में रख दिया। जैसे बिल्ली की नींद उठी, नींद जगी और बिल्ली को भूख लग गई, तो बिल्ली तो सोची कि मैं तो बाहर सोई थी, मुझे अंदर किसने कर दिया? अब हो गई तो हो गई साहब, बाहर कैसे निकले? हुआ क्या? अब जैसे ही उसको भूख लगी तो थोंडोइक भाई साहब भी तेज थे, जैसे भूख लगी और तुरंत दूसरा भोजन का टुकड़ा लाके रख दिया। बिल्ली बोले साला अब तो मरवाया, एक तो भूख लग रही और मैं बेचारी बाहर सोई थी, पता नहीं मुझे कौन उठा के अंदर डाल गया। बिल्ली परेशान। फिर बिल्ली वापस वही उछल कूद करने लगी। उछल कूद करते करते अचानक से उसका पैर वापस कहाँ गिर गया? उस बिंदु पर गिर गया। जैसे ही उस बिंदु पर गिरा वो वापस से दरवाजा खोल करके और भोजन के टुकड़े को प्राप्त कर लिया। यह प्रक्रिया बार बार थोंडोइक ने दोहराई, बार बार दोहराई। जैसे बिल्ली भोजन बढ़िया खा ले तो बिल्ली को नींद आ जाए और थोंडोइक भाई साहब उसको ले जा करके
पिंजरे में डाल दे। तो थोंडोइक ने निष्कर्ष क्या निकाला कि पहली बार बिल्ली को निकलने में लगभग 10 मिनट का समय लगा, दूसरी बार जब बिल्ली बाहर निकली तो 9 मिनट का समय, तीसरी बार 8 मिनट का, चौथी बार 7 मिनट, 6 मिनट, और इस प्रकार से समय घटता घटता बार बार बिल्ली अभ्यास कर रही है, बार बार बिल्ली प्रयत्न कर रही है, तो समय घटता घटता इस स्टेज पर पहुंच गया कि जैसे ही बिल्ली को अंदर बंद किया, जैसे ही बाहर भोजन का टुकड़ा रखा, तो बिल्ली को पता चल गया इधर उधर उछल कूद करने की कोई जरूरत नहीं है, इधर उधर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, सीधा उस बिंदु के ऊपर जाना है, पैर रखना है और गेट खुल जाएगा और मुझे भोजन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। हम लोग बार बार अगर अभ्यास करते हैं तो हमें एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। एक दिन हमें क्या मिलती है? सफलता अवश्य मिलती है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो हमारी कुआं होता है, जो कि पत्थर का बना हुआ होता है, मोटे मोटे पत्थरों का बना हुआ होता है, और कुएं की जो बाहरी दीवार होती है जिसे हम मेड़ बोलते हैं, उस मेड़ के ऊपर बार बार जब हम रस्सी अंदर से पानी निकालते हैं, फिर अंदर डालते हैं, बार बार जब उस धागे की रस्सी से या धागे के उस रस्से से हम पानी निकालते हैं, तो एक दिन ऐसा होता है कि बार बार जो रस्सा ऊपर नीचे आता है तो वो धागा भी उस पत्थर पे निशान कर देता है। तो सेम इसी प्रकार से बिल्ली बार बार प्रयत्न करने लगी, तो बिल्ली को ये पता चल गया कि वो एक बॉक्स है, वहां पे जाकर वो एक बिंदु है, वहां पे जाके मुझे पैर को एंटर करना है और मुझे बाहर निकल के भोजन की प्राप्ति करनी है। तो ये था इसका, इन्होंने अपना प्रयोग किस प्रकार से किया था। अगर हम इनकी बात करें तो थोंडोइक महोदय ने अपने पूरे नियम में, पूरे सिद्धांत में कुल 8 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 8 नियम दिए थे, जिनमें से 3 तो मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। कितने मुख्य नियम थे? 3 तो मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। मुख्य नियम जो सबसे पहला है वो कौन सा है? तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। तत्परता का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को तभी सिखाया जा सकता है, उसको पानी तभी पिलाया जा सकता है जब उसमें पानी पीने की ललक हो, जब उसे पानी पीने की प्यास लग रही हो। अगर उसे प्यास नहीं लगेगी तो हम उसे पानी नहीं पिला सकते। मान के चलिए एक बिना प्यासा घोड़ा है और उस घोड़े को हम तालाब के ऊपर लेके जा रहे हैं, उस घोड़े को प्यास नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? उसको खोल करके तालाब पर ले गए और हम पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो पानी पिएगा? नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि वो पानी पीने के लिए तैयार है ही नहीं। जब उसे पानी पीने के लिए वह तैयार हो जाएगा तो आप उसको नहीं भी लेके जाओगे तो वो तुड़ा करके भाग जाएगा, उसको तोड़ करके और फिर भाग जाएगा। मतलब जब तक व्यक्ति को कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता तब तक वह तैयार ना हो। अब छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे कितनी ही वो कर लें, आप कितना ही पीट लो उनको, कुछ भी मिठाई दे दो, कुछ भी पुरस्कार दे दो, वो तब तक नहीं सीख सकते जब तक वो किसी भी चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं होते। और यही सिद्धांत क्या कहलाता है? यही सिद्धांत तत्परता का नियम कहलाता है। दूसरा नियम आता है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को हम संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं, इसको हम परिणाम का नियम भी कहते हैं, इसको हम पुरस्कार व दंड का नियम भी कहते हैं, इसको हम सुख व दुख का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं इसको? इसको हम सुख व दुख का नियम भी कहते हैं। इसे हम संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं, इसे हम परिणाम का नियम भी कहते हैं, इसे हम पुरस्कार व दंड का नियम भी कहते हैं, और इसे हम सुख व दुख का नियम भी कहते हैं। अगर हम लोग इस प्रभाव के नियम की बात करें तो प्रभाव का नियम कहता क्या है? प्रभाव का नियम ये कहता है कि यदि किसी कार्य का परिणाम अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है,
मतलब उसका प्रभाव अगर अच्छा है तो बच्चा उस काम को सफलतापूर्वक करेगा, उत्साहपूर्वक करेगा। या यदि उस काम को करने से बालक को सुख मिलता है, क्या मिलता है? सुख मिलता है, तो वह बालक उस काम की तरफ ज्यादा लालायित होता है, ज्यादा उस काम को करने के लिए भागता है। और उसे पता है कि वो काम भी करेगा परंतु उसे दुख की अनुभूति होगी, तो बच्चा उस काम को करने से डरता है। यही क्या कहलाता है? प्रभाव का नियम कहलाता है। यदि परिणाम अच्छा होता है तो बच्चा काम ज्यादा करता है, और अगर परिणाम कम होता है तो परिणाम उसका दुखदायक होता है, तो बच्चा उस काम को करने के लिए थोड़ा कतराता है। इसका एक प्रमुख कोटेशन है कि सफलता ही सफलता की कुंजी है। सफलता ही सफलता की कुंजी है। अब बड़ी मेहनत कर रहे हो, बड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको किसी भी पेपर में आप पास नहीं हुए। एक बार क्या हुआ, आपने बार बार मेहनत की और एक बार आपका 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, रीट में आपका सिलेक्शन हो गया, बढ़िया नंबर आए और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। जैसे रीट में सिलेक्शन हुआ, जब तक आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी तब तक आपकी क्या इच्छा थी? तब तक केवल ये इच्छा थी कि भले मेरा 3rd ग्रेड में ही कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, बस भगवान एक बार सिलेक्शन हो जाए, मैं फिर आपसे कोई इच्छा नहीं करूँगा। परंतु जैसे ही 3rd ग्रेड में आपका सिलेक्शन हुआ, फिर आप किसकी सोचने लग जाते हो? फिर आप 2nd ग्रेड की सोचने लग जाते हो। 2nd ग्रेड में होते आप 1st ग्रेड की सोचने लग जाते हो, और 1st ग्रेड में होते आप प्रिंसिपल की सोचने लग जाते हो, RS की सोचने लग जाते हो, IAS बनने की कल्पना करने लग जाते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि सफलता ही सफलता की कुंजी है। एक सफलता अगर आपको मिल जाती है तो दूसरी सफलता की तरफ आप जल्दी पहुंचते हो, और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आप ज्यादा मेहनत करते हो। एक बार आप में उत्साह आ गया तो उत्साह आने के बाद आप किसी भी काम को ज्यादा करते हो। तीसरा हमारा नियम है अभ्यास का नियम। मैंने बताया करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। प्रत्येक व्यक्ति को बार बार अभ्यास करते हुए रहना चाहिए। यदि व्यक्ति बार बार अभ्यास नहीं करेगा तो वह व्यक्ति उस चीज को भूलने लग जाएगा, वह व्यक्ति उस चीज को अपने मन से निकालने लग जाएगा, उसको भूलने लग जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। यदि कोई बालक टाइप करना जानता है, टाइपिंग उसने बढ़िया सीख ली, अगर वह कंटिन्यूअसली टाइपिंग नहीं करेगा, मतलब 1 दिन 2 दिन में टाइपिंग नहीं करेगा, तो धीरे धीरे वह टाइपिंग को भूलने लग जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? अनुपयोग का नियम कहेंगे। और अगर वह टाइपिंग करता रहेगा तो उसकी टाइप करने की स्पीड पहले 1 मिनट में 10 अक्षर लिखता था, धीरे धीरे 20 अक्षर लिखने लग जाएगा, 30 अक्षर लिखने लग जाएगा, 40 अक्षर लिखने लग जाएगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अभ्यास का नियम कहते हैं, या उपयोग का नियम व अनुपयोग का नियम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? उपयोग का नियम कहते हैं, व अनुपयोग का नियम कहते हैं। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर हम लोग बात करें, ये तो इसके 3 प्रमुख नियम थे, इसके अलावा इन्होंने 5 गौण नियम और बताए थे। कितने? 5 गौण नियम और बताए थे। पहला गौण नियम था बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का जो नियम है ये मुख्य रूप से अभ्यास के नियम से निकला हुआ है। कौन से नियम से निकला हुआ है? अभ्यास के नियम से निकला हुआ है बहुप्रतिक्रिया। इसका मतलब क्या है कि हमें बार बार प्रयत्न करना चाहिए। कहते ना कि 100 पत्थर फेंको, 1 पत्थर तो जरूर जाकर के लगेगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बहुप्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। दूसरा कौन सा है? मनोवृत्ति का नियम। जो मनोवृत्ति का नियम है वह मुख्य रूप से तत्परता के नियम का गौण नियम है। तत्परता का मुख्य नियम है और इसका गौण नियम कौन सा है? मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम कहता क्या है? मनोवृत्ति का नियम यही कहता है
कि भाई किसी भी बालक को तब तक नहीं सिखाया जा सकता जब तक उसकी मनोवृत्ति मन के रूप में वो सॉलिड नहीं होगा, मानसिक रूप से वो सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक उसको हम सिखा नहीं सकते। बालक की जो सीखने की क्षमता होती है वो उसकी मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। तीसरा नियम है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि यदि हमें किसी भी चीज को करना है, यदि हमें किसी पाठ को याद करना है, लंबा पाठ है, तो हमें उस पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना चाहिए। कितने, कैसे में? छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके और उस पाठ को हमें सीखना चाहिए। और यही सिद्धांत क्या कहलाता है? आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा आत्मीकरण का या सादृश्य मूलता का नियम। आत्मीकरण या सादृश्य मूलता का नियम क्या कहता है कि यदि बालक के सामने कोई नवीन समस्या आई, कोई भी नवीन समस्या आई बालक के सामने, और उस बालक ने पहले किसी समस्या का समाधान किया हुआ है, किसी भी समस्या को दूर किया हुआ है उस बालक ने, तो यदि बालक के सामने कोई नवीन समस्या आ गई तो वह बालक उस नवीन समस्या का समाधान पूर्व के सीखे गए अनुभवों के आधार पर करता है। जो पहले से उसे कुछ अनुभव प्राप्त हैं, उन अनुभवों के आधार पर वह बालक उस समस्या का निराकरण करता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आत्मीकरण या सादृश्य मूलता का नियम कहते हैं। और पांचवा कौन सा है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम क्या कहता है कि किसी एक घटना का संबंध हम दूसरी घटना के साथ जोड़ लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति था, अपनी प्रेमिका से बड़ा प्रेम करता था और प्रेमिका किसी दूसरे के बहकावे में आकर के और उसको छोड़ करके भाग गई, या किसी तीसरे व्यक्ति के साथ उसने शादी कर ली। प्रेमिका के जाने के बाद में प्रेमी उसके दिए हुए गिफ्ट को देख करके और उससे लगाव उत्पन्न हो जाता है, और वो उन गिफ्ट को देख करके ये सोचता है कि यही मेरी प्रेमिका है, उसके प्रति ही उनका आकर्षण बढ़ जाता है। ये क्या कहलाता है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम कहलाता है। एक बच्चे की मां गुजर जाती है और मां गुजरने के बाद में वह बच्चा अपनी मां की दी हुई चीजों से प्रेम करने लगता है और उन वस्तुओं को, उन चीजों को, उन गिफ्ट को वह मां की अनुभूति समझता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम कहते हैं। तो मुख्य रूप से थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के 3 मुख्य नियम बताए थे और 5 गौण नियम बताए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रहेगा। अब हमारा इसी में लास्ट में एक टॉपिक बचता है और उस टॉपिक का नाम है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व क्या है, या थॉर्नडाइक का सिद्धांत बच्चे के ऊपर किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, जिसको हम संबंधवाद का सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत या अधिगम का बंध सिद्धांत या प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत या गलती सुधार का सिद्धांत या अभ्यास द्वारा सीखने का सिद्धांत, ये इसके विभिन्न उपनाम है। अगर इस सिद्धांत को हमें बच्चे के ऊपर अप्लाई करना है
तो कौन कौन से बच्चों पर तो ये अप्लाई होगा और कहां कहां पर होगा, ये इसका शैक्षणिक महत्व के अंतर्गत आता है, इसके एजुकेशनल इंपॉर्टेंस के अंतर्गत आता है। तो यदि हम लोग बात करें अधिगम के संबंधवाद के सिद्धांत के शैक्षणिक महत्व की या शैक्षिक महत्व की, तो एक बात याद रखना है आपको कि जो थोंडाइक का सिद्धांत है वो सबसे ज्यादा स्वयं क्रिया करने पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? स्वयं क्रिया करने पर जोर देता है। हम लोगों ने ये देखा है कि बालक जब तक खुद किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं होता तब तक बालक को सिखा नहीं सकते हम। तो यह सिद्धांत किस पर जोर दे रहा है? बालक के स्वयं क्रिया करने पर जोर दे रहा है। यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होता है। किसके लिए उपयोगी होता है? मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होता है। ये जो बालकों की सोचने समझने की क्षमता कम है उन बालकों के लिए यह सिद्धांत उपयोगी होता है। इस सिद्धांत का प्रयोग प्रमुख रूप से प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। कौन से स्तर पर किया जाता है? प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से त्रुटियों के निराकरण पर बल देता है। किसके निराकरण पर? त्रुटियों के निराकरण पर बल देता है कि हमें त्रुटि को कैसे दूर करना है। त्रुटियों के निराकरण पर बल देता है यह सिद्धांत। अगर हम इस सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत रटने पर पूर्ण जोर देता है। किस पर जोर देता है? रटने पर पूर्ण जोर देता है। किसी भी चीज को यदि हमें रटना होगा या इस सिद्धांत का अगर हमें अप्लाई करना होगा तो यह सिद्धांत मुख्य रूप से रटना सिखाता है। हमें क्या सिखाता है? रटना सिखाता है। और एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे क्रो एवं क्रो। कौन थे? क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो ने क्या कहा था कि इस सिद्धांत का जो प्रयोग है वह प्रयोग गणित, विज्ञान व समाज शास्त्र, गणित, विज्ञान व समाज शास्त्र जैसे विषयों को सीखने में उपयोगी होता है। विषयों को सीखने में उपयोगी होता है। इस सिद्धांत का प्रयोग कहां कहां किया जाता है? क्रो एवं क्रो के अनुसार बालक को गणित के पहाड़े यदि रटवाने हैं तो हमें इस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। विज्ञान के कुछ नियम हमें याद करवाने हैं, जैसे रासायनिक सूत्र अगर हमें याद करवाने हैं तो इस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। समाज शास्त्र के कुछ सिद्धांतों को हमें रटवाना है तो भी हम इस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो गणित, विज्ञान व समाज शास्त्र जैसे विषयों को सीखने में उपयोगी होता है। उम्मीद करता हूं थोंडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। जब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।